नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे आई ए रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत। दोस्तों, अगर हम मूल्य सिद्धांत की बात करते हैं तो इसको कला का मूल्यवादी सिद्धांत या उपयोगितावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। अब रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत को देखने से पहले हम थोड़ा रिचर्ड्स के बारे में देख लेते हैं। तो आधुनिक युग के मौलिक विचारकों में आई ए रिचर्ड्स का महत्वपूर्ण स्थान है। यह 20वीं शताब्दी के मूल्यवादी समीक्षक हैं। इनका पूरा नाम आइवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स है। देखिए, आई ए रिचर्ड्स का पूरा नाम क्या है? आइवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स। और इनका जो जन्म है वो 1893 ईस्वी में इंग्लैंड के चेशायर शहर में हुआ था। वह मनोविज्ञान के क्षेत्र से साहित्य में आए हैं। आई ए रिचर्ड्स जो है मनोविज्ञान के क्षेत्र से साहित्य में आए, तो ये बात भी बिल्कुल ध्यान रखने लायक है। अब जो रिचर्ड्स के प्रमुख ग्रंथ हैं उनको देखते हैं। पहला ग्रंथ द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, ये जो रचना है उनकी 1922 की है और यह रचना सी के ऑगडेन और जेम्स वुड के साथ मिलकर उन्होंने लिखी है। अब देखिए, काफ़ी बार एग्जाम में इस तरह भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि सी के ऑगडेन और जेम्स वुड के साथ मिलकर रिचर्ड्स ने कौन सा ग्रंथ लिखा, तो कौन सा लिखा? द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स। और इसका जो रचना काल है, समय है, वो कितना है? 1922। तो हर रचना के साथ में उसका समय काल बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम्स में एक तरफ ग्रंथ का नाम दे देते हैं, दूसरी तरफ उसका सन दे देते हैं और मिलान वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं। द मीनिंग ऑफ मीनिंग, यानी अर्थ का अर्थ, इसका समय काल जो है 1923 है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, साहित्यिक आलोचना, 1924 की है। साइंस एंड पोएट्री, विज्ञान और कविता, 1925। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, व्यवहारिक आलोचना, 1929 की है। कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन, कॉलरिज की कल्पना शक्ति, ये उनकी 1935 की रचना है। द फिलोसफी ऑफ रिटोरिक, शब्दता का दर्शन, 1936। तो इस तरह से जो रिचर्ड्स है उन्होंने इन ग्रंथों की रचना की। अब आइए, जो रिचर्ड्स है उनके 3 सिद्धांत विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से हैं 3 सिद्धांत? पहला है मूल्य का सिद्धांत, दूसरा संप्रेषण का सिद्धांत और तीसरा है काव्य भाषा का सिद्धांत। ये तीनों ही सिद्धांत रिचर्ड्स के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनमें से आज हम सबसे पहले देखेंगे रिचर्ड्स के मूल्य का जो सिद्धांत है उसको। तो देखते हैं मूल्य सिद्धांत की मान्यताएं। ये है मूल्य शब्द अर्थशास्त्र और राजनीतिक अर्थव्यवस्था का शब्द है। ये जो मूल्य शब्द है वो अर्थशास्त्र और राजनीतिक अर्थव्यवस्था का शब्द है। इस शब्द का क्षेत्र विस्तृत होकर मनोविज्ञान साहित्य तक पहुंचा है। मूल्य किसी वस्तु का वह धर्म है जिसमें उसका परिसंसन अथवा रुचि निहित हो, अर्थात जो वस्तु हमें रुचिकर प्रतीत होती है वह हमारे लिए मूल्यवान है। अब देखिए, जो मूल्य है वो किसी वस्तु का वह धर्म है जिसमें उसका परिसंसन यानी रुचि निहित होती है, और जो वस्तु हमें रुचिकर प्रतीत होती है वह हमारे लिए क्या होती है? मूल्यवान है। तो जो वस्तु रुचिकर होगी, जाहिर सी बात है कि वह हमारे लिए मूल्यवान होगी ही होगी। रिचर्ड्स से पहले ऑस्कर वाइल्ड तथा प्रोफेसर ब्रैडले आदि ने कला को कला के लिए माना तथा यह स्वीकार किया कि सौंदर्यजन्य आनंद ही काव्य है, कला का चरम मूल्य और प्रयोजन है। रिचर्ड से पहले जो वाइल्ड तथा प्रोफेसर ब्रैडले थे उन्होंने क्या माना था कि कला के लिए है, और इसके साथ ही यह भी स्वीकार किया कि जो सौंदर्यजन्य आनंद है ही क्या है? काव्य कला का चरम मूल्य और
प्रयोजन है, क्योंकि उनकी जो दृष्टि थी वो सौंदर्यवादी दृष्टि होने के कारण इन विचारकों ने काव्य में नैतिक मूल्यों को गौण माना और कविता कविता के लिए या कला कला के लिए सिद्धांत का प्रचार किया। कला कला के लिए सिद्धांत का प्रचार किसने किया? ऑस्कर वाइल्ड और प्रोफेसर ब्रैडले ने। जबकि जो रिचर्ड्स थे उन्होंने कला कला के लिए सिद्धांत का क्या किया था? विरोध किया। इन सिद्धांतों का खंडन करते हुए रिचर्ड्स ने कला और काव्य का जीवन मूल्यों से परस्पर संबंध स्वीकार किया। अब जो प्रोफेसर ब्रैडले थे उन्होंने कहा कि कला कला के लिए है, तो इस सिद्धांत का खंडन रिचर्ड्स ने किया और कहा कि कला और काव्य का जीवन मूल्यों से क्या है? परस्पर संबंध स्वीकार किया है उन्होंने। उनका मानना था कि सत्कला की मूलभूत शर्तें पूरी करने के बाद कला मानव सुख की अभिवृद्धि में निरत हो, पीड़ितों के उद्धार या हमारी पारस्परिक सहानुभूति के विस्तार में संलग्न हो, तो वह महान ही कहलाएगी। रिचर्ड्स ने मूल्य सिद्धांत की स्थापना कर काव्य को जीवन से जोड़ा। देखिए ये लाइन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जीवन को काव्य को जीवन से किसने जोड़ा? रिचर्ड्स ने। और सामान्य जीवन में काव्य की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। इस दृष्टि से उन्होंने ब्रैडले की कला कला के लिए सिद्धांत का खंडन करते हुए मूल्य सिद्धांत की स्थापना की। रिचर्ड्स का मानना है कि आज जब प्राचीन परंपराएं विनष्ट हो रही है, मूल्यों का विघटन हो रहा है, तब सभ्य समाज कविता के सहारे ही अपनी मानसिक व्यवस्था बनाए रख सकता है। रिचर्ड्स का मानना है कि आज हमारे समाज में क्या है? प्राचीन परंपराएं नष्ट हो रही है, मूल्यों का विघटन हो रहा है, और जो सभ्य समाज है, ऐसे में जब प्राचीन परंपराएं नष्ट हो रही है, मूल्यों का विघटन हो रहा है, तो ऐसे में जो सभ्य समाज है वो कविता के सहारे ही अपनी मानसिक व्यवस्था बनाए रख सकता है। रिचर्ड्स के अनुसार साहित्य का उद्देश्य मानव की वृत्तियों में संतुलन स्थापित करना है। इससे मानव के मन का परिष्कार होता है, जीवन में संतोष और सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए कविता जिस अनुपात में मानव मन की वृत्तियों में सामंजस्य उत्पन्न करेगी, उसी अनुपात में वह मूल्यवान होगी। उन्होंने रिचर्ड्स ने क्या माना है कि साहित्य का जो उद्देश्य है वो क्या है? मानव की वृत्तियों में, मानव के जो आवेग है उनमें क्या होना चाहिए? संतुलन स्थापित होना चाहिए। और इसी से क्या होगा कि मानव के मन का परिष्कार होगा और जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होगी। रिचर्ड्स का मत है कि कोई भी वस्तु मूल्यवान हो सकती है अगर वह किसी इच्छा को संतुष्ट करती है, किंतु शर्त यह है कि वह अपने समान या उससे अधिक महत्वपूर्ण किसी अन्य की इच्छा को असंतुष्ट न करे। अधिकाधिक इच्छाएं संतुष्ट होना चाहती है, किंतु किसी अन्य की इच्छा को कुंठित किए बिना अगर कोई इच्छा संतुष्ट होती है, तो उससे संतोष से प्राप्त होने वाला अनुभव मूल्यवान है। अब रिचर्ड्स क्या मानते हैं कि कोई भी वस्तु हमारे लिए मूल्यवान हो सकती है, लेकिन क्या होना चाहिए? उससे अगर वह किसी की इच्छा को संतुष्ट करती है, किंतु इसके साथ ही उन्होंने शर्त ये रखी कि वह अपने समान या अपने से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण किसी अन्य की इच्छा को असंतुष्ट न करे। अधिकाधिक इच्छाएं संतुष्ट होनी चाहिए, लेकिन किसी अन्य की इच्छा को कुंठित किए बिना। अगर कोई इच्छा संतुष्ट होती है तो उससे क्या होता है? संतोष प्राप्त होता है और तब वह हमारे लिए क्या है? मूल्यवान है। अगर किसी की इच्छा कुंठित होती है तो वह हमारे लिए मूल्यवान नहीं है। कला का मूल्य भी इस बात में है कि वह हमारे आवेगों में संगति और संतुलन स्थापित करे, हमारे
अनुभूतियों के क्षेत्र को व्यापक बनाए। अब कला का मूल्य भी इसी बात में है कि हमारे जो आवेग हैं उन आवेगों में वह संगति और संतुलन स्थापित करे और इसके क्षेत्र को व्यापक बनाए। कलात्मक अनुभूति किसी भी रूप में अलौकिक नहीं होती। कलाएं, काव्य और कलाएं अन्य मानव व्यापारों से संबंध है, उनसे पृथक अथवा भिन्न नहीं है। मानव क्रियाओं में कला सर्वाधिक मूल्यवान है। किसी भी मानव क्रिया का मूल्य इस बात से निर्धारित होता है कि वह कहाँ तक मनोवेगों में संतुलन और सुव्यवस्था उत्पन्न करने में सक्षम है। जो कलात्मक अनुभूति होती है वह किसी भी रूप में उसको अलौकिक नहीं कह सकते। और काव्य और जो कलाएं होती है वो क्या होती है, मानव व्यापारों से संबद्ध होती है, उनसे पृथक या अलग नहीं होती है। और मानव क्रियाओं में जो कला है उसी को उन्होंने सर्वाधिक मूल्यवान माना है। और किसी भी मानव क्रिया का मूल्य इस बात से ही निर्धारित होता है कि वह कहाँ तक मनोवेगों, जो मन के आवेग हैं, उनमें संतुलन और सुव्यवस्था उत्पन्न करने में सक्षम हो पाती है। रिचर्ड्स के अनुसार मन के आवेगों की 2 कोटियाँ हैं। रिचर्ड्स ने मन के आवेगों की कितनी कोटियाँ मानी हैं? 2। पहली है प्रवृत्ति मूलक, इसको ऐषणा भी कह सकते हैं, आवेग। कौन सी है? प्रवृत्ति मूलक आवेग। इसमें क्या आ जाते हैं? भूख, तृष्णा और वासना। और दूसरी है निवृत्ति मूलक, या इसको विमुक्ता भी कह सकते हैं, जिसमें घृणा, ईर्ष्या और वितृष्णा आती है। देखिए, जो प्रवृत्ति मूलक आवेग हैं उनकी प्रवृत्ति के कारण ही हमारे अंदर भूख, तृष्णा और वासना जागती है। प्रवृत्ति मूलक आवेग में हम कुछ पाने के लिए उद्यत हो उठते हैं, तो निवृत्ति मूलक आवेग में कुछ वस्तुओं के प्रति हमारे मन में विमुखता पैदा हो जाती है। अब प्रवृत्ति मूलक जो आवेग हैं उसमें तो हम क्या है, कुछ पाने के लिए उद्यत होते हैं, जैसे भूख, प्यास, भूख, तृष्णा और वासना, उसमें हम कुछ पाने के लिए उद्यत होते हैं। तो जो निवृत्ति मूलक आवेग हैं उनमें कुछ वस्तुओं के प्रति हमारे मन में क्या आ जाती है, विमुखता पैदा हो जाती है, जैसे किसी के प्रति घृणा, ईर्ष्या आदि। रिचर्ड्स उन प्रवृत्ति मूलक आवेगों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं जो कम से कम अन्य ऐषणाओं को अवरुद्ध अथवा विनष्ट किए बिना अपना अस्तित्व कायम रखती है। रिचर्ड्स उन्हीं प्रवृत्ति मूलक आवेगों को महत्वपूर्ण मानते हैं जो क्या करते हैं कि जिससे कम से कम अन्य जो दूसरों के आवेग हैं उनको विनष्ट किए बिना वो अपना अस्तित्व कायम रखती है। रिचर्ड्स आवेगों की विश्रांति में काव्य की मूल्यवत्ता स्वीकार करते हैं। रिचर्ड्स ने संतुलन के कार्य को सिनेस्थीसिस कहा है। उनका मानना है कि सिनेस्थीसिस ताजगी देती है, थकान नहीं। इस दृष्टि से रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत को सिनेस्थीसिस का सामंजस्य या संतुलन का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। विश्रांति यानी आवेगों को शांत करना। जो आवेगों के संतुलन का जो कार्य होता है वही क्या है, सिनेस्थीसिस है। अब इसके निष्कर्ष को देखते हैं। तो रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत की बहुत ही आलोचनाएं हुई, फिर भी पाश्चात्य काव्य शास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान है। मूल्य सिद्धांत का सार यही है कि जिस वस्तु से हमारी अधिक से अधिक इच्छाओं की संतुष्टि हो सकती है वह सर्वाधिक मूल्यवान है। अब देखिए, मूल्य सिद्धांत का सार यही है कि जिस वस्तु से हमारी क्या हो, अधिक से अधिक इच्छाओं की संतुष्टि हो, लेकिन उस क्या हो, बिना किसी दूसरे की इच्छाओं को कुंठित किए या विनष्ट किए हुए अपना अस्तित्व कायम रखती है,
तो ही वह हमारे लिए मूल्यवान है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने पढ़ा आई रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत, और मैं आशा करती हूँ कि ये आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। और मेरा वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।